हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे द्वारा लिखे गए कहानी ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ आपका ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एक लाइक के साथ आपका एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही दीजिएगा। तो चलो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा हम मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारी कहानी पे आते हैं। अब टाइम आगे बीतने लग गया था। वांग जी को वहां रहते रहते पूरे 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में विंग और वांग जी बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। विंग वांग जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते थे। खासकर विंग विंग तो वांग जी के लिए इतना ज्यादा पॉजेसिव हो गया है कि अगर किसी ओमेगा ने वांग जी की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया होता है तो विंग उस ओमेगा को अपने क्लैन से ही बाहर निकाल देता है और साथ साथ वो उसे पनिश भी करता है, जिसके कारण वहाँ जितने भी ओमेगा सर्वेंट काम करते हैं वो डर के मारे अब वांग जी को आंख उठाकर भी नहीं देखते। बट विंग इतना ज्यादा वांग जी के लिए पॉजेसिव हो गया है कि उसने तो वांग जी के लिए अलग से ही किचन बनवा दिया है ताकि वांग जी को किसी भी तरीके से बाहर जाना ना पड़े और बाहर कोई भी ओमेगा गलती से भी वांग जी को देख ना सके। विंग इतना ज्यादा पॉजेसिव हो गया है वांग जी के लिए। वहीं विंग वांग जी को 1 मिनट भी अकेले कहीं जाने नहीं देता। जब भी जाता है तो वो वांग जी को लेकर जाता है। अगर वांग जी कहीं जाता है तो विंग भी उसके पीछे पीछे निकल ही जाता है, क्योंकि उसे डर है कि वांग जी बाहर निकलेगा तो कोई ओमेगा उसे देखेगा और फिर उस ओमेगा ने वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो, और वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। ये बात विंग कभी भी नहीं सोच सकता, इसीलिए वो वांग जी को अपने बिना कहीं जाने नहीं देता है। बट एक दिन उस क्लैन में नी क्लैन से लेटर आता है, वो भी वांग जी के लिए। वांग जी के लिए कोई लेटर आया है, इस बारे में पता चलते ही वांग जी सीधा अपने लेटर को लेने गया था। बट वो लेटर अभी बाओसन सेरन के हाथों में था। बाओसन सेरन उस लेटर को देख रही थी और वो उस देखते हुए कहती है, नी क्लैन से लान वांग जी के लिए लेटर आया है, ऐसा क्या लिखा होगा? आखिर नी क्लैन के राजकुमार ने एक सर्वेंट को क्या लिखा होगा? ये बोलते हुए वो उस लेटर को खोलती है और वो खोलकर उसमें पढ़ती है आखिर उसमें क्या लिखा है। और जैसे ही वो पढ़ती है वो उस लेटर को साइड रख देती है। तभी वहां पर वांग जी और विंग आते हैं। विंग अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा, क्या वांग जी के लिए कोई लेटर आया हुआ है? ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा अपनी आंखें रोल करती और कहती है, विंग, मुझे समझ नहीं आता कि ये तुम्हारा सर्वेंट है कि तुम उसके सर्वेंट हो। आखिर हर चीजों में तुम उसके लिए क्यों बोलते रहते हो? क्या उसका मुंह नहीं है? ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है, ग्रैंडमा, मैंने तो बस पूछा है इसमें आप। बट वो आगे कुछ कहता कि उसकी ग्रैंडमा उसे शांत करवा देती और कहती है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। इस लड़के ने जब से यहाँ कदम रखा है तुम हमारे साथ बहस कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंडमा, इसमें बहस की क्या बात है? मैंने तो बस नॉर्मल सा पूछा कि वांग जी के लिए कौन सा लेटर आया है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा हल्का सा भड़क गई थी। वो कहती है, वुशियान, तुम आजकल बहुत बोलने लग गए हो। आखिर इसकी संगत का असर तुम पे पड़ ही गया है ना? ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को कहता है, ग्रैंडमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि आखिर नीकलैंड से इसके लिए क्या लेटर आया है। ये सुनकर बॉसन सैन कहती है, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? उसके लिए लेटर आया है तो उसे पूछना चाहिए ना। भूलो मत वुशियान कि तुम यहाँ के राजकुमार हो और यहाँ के होने वाले कुल प्रमुख हो और वो तुम्हारा सर्वेंट है, तो तुम उसके लिए हमेशा खड़ा होना बंद करो। तुम मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके सर्वेंट हो, हमेशा ही तुम बीच में कूद पड़ते हो उसके बचाव में। ये सुनकर विंग कुछ बोलता है, उसके बाद तो उन दोनों के बीच में बहस ही होने लग गया था। और यही बात है जो बॉसन सेरन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है, क्योंकि विंग पहली बार, या कहूँ तो वांग जी के आने के बाद से बॉसन सेरन के साथ बहस करने लग गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले विंग बहुत प्यार से बॉसन सेरन की बातों को मान जाया करता था,
बट जब से वांग जी ने विंग की लाइफ में कदम रखा है, तब से विंग कभी उसकी बात सुनता ही नहीं है और हमेशा ही झगड़ा करता रहता है या फिर ऐसी बहस करता है। और यही बात है जो बॉसन सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। वो वांग जी से नफरत करती है, वो वांग जी को विंग के दिल से निकालना चाहती है, बट कभी ऐसा हो ही नहीं पाता। वो जब भी विंग को वांग जी के नाम से भड़काती थी या फिर उसे छोड़ने को बोलती थी, पहले विंग अपनी ग्रैंडमा को प्यार से और इधर-उधर बातें करके समझा लिया करता था। बट धीरे-धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रूड बर्ताव करने लग गया है। ऐसा लगने लग गया है कि वो वांग जी के वश में हो चुका है, क्योंकि जब भी बॉसन सैन वांग जी के लिए कुछ बोलती है तो विंग उसके बीच में आ जाता है और वो बॉसन सैन के साथ लड़ने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है, बहस करने लग जाता है। और अभी भी वैसा ही हो रहा है। बॉसन सैन विंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। विंग ग्रैंडमा के साथ बहस करता है। उस बहस को रोकते हुए हमारी मैडम भी कहती है, विंग झगड़ा मत करो और तुम बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो चुके हो। ये सुनकर विंग कहता है, माँ इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो ग्रैंडमा को बस इतना ही पूछा था ना कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या है। ग्रैंडमा ने बात बढ़ाई है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा कुछ बोलने वाली थी, बट मैडम यू ने उसके बीच में बोल दिया था, जिसके कारण बॉसनसन बोल नहीं पाई। मैडम यू कहती है, तुम उस लेटर के बारे में जानना चाहते हो ना, रुको मैं ही बताती हूँ। ये बोलकर वो बॉसनसन के पास जाती है, उस लेटर को उठाती है और फिर वो विंग को पढ़ के बताती है कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या है। निमिंजू ने लिखा था कि वांग जी के फादर की तबीयत फिर से खराब हो गई है, इसीलिए उसकी मदर ने वांग जी को मिलने को बुलाया है। वांग जी आ जाए। ये पढ़कर वांग जी हल्का सा टेंस हो गया था, क्योंकि उसके फादर की तबीयत ऑलरेडी खराब थी और अभी वो कैसे हैं, कैसी उनकी फैमिली चल रही है, कुछ भी वांग जी को नहीं पता, क्योंकि 2 महीने हो गए उसने अपनी फैमिली का फेस भी नहीं देखा था। वहीं विंग भी वांग जी का ये सैडनेस महसूस कर पा रहा था, बट विंग वांग जी को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। विंग कुछ टाइम सोचता है और फिर वो वांग जी को कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, बट तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। ये सुनकर वांग जी शॉक था, यहाँ तक कि वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे वो भी शॉक हो गए थे। बॉब्सन सैन तो गुस्से में आ गई थी। वो विंग को कहती, विंग तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग कहता है, ग्रैंड माँ मैं जाऊँगा। अब वैसे भी आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर उसकी ग्रैंड माँ अपने आप ही बड़बड़ाते हुए कहती, हाँ तुमने सब कुछ कांड तो कर ही दिया है। जिस बात के लिए मैं डरती थी तुमने तो वही कर दिया। अब और क्या कर सकते हो इससे ज़्यादा। ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मदर मैं जाना चाहता हूँ वांग जी के साथ। ये सुनकर उसकी मदर कुछ बोलने वाली थी कि बॉसन सर ने बोल दिया कि अब जाने भी दो। वैसे भी अब तो ये अपने दिल का करने लगे, हमारी मर्जी हो या ना हो ये तो अपने मन का ही करेगा, तो इसे हमारी परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे बोल दो जाने के लिए, और वैसे भी अगर हम मना करेंगे तो ये यहाँ रुकने वाला तो नहीं है। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है और फिर वो अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए कहता है, वैसे ग्रैंडमा आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। ये बोलकर वो अपना बनी से स्माइल देता है। उसकी ग्रैंडमा उसे घूरती है और फिर वो घूर कर वांग जी को देखती है। उन्हें वांग जी के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी के कारण उसका पोता उसके हाथों से निकल रहा है। वांग जी के आने के बाद से विंग कितना बदल चुका है वो साफ साफ देख पा रही है। बॉसू सैन ने अब अपने दिमाग में ठान लिया कि वो कुछ भी करके वांग जी को विंग की लाइफ से निकाल कर ही रहेगी। बट कैसे, उन्हें यही बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने विंग को कितनी बार वांग जी से दूर रहने को कहा था, बट विंग हमेशा ही वांग जी के नाम आते ही बॉसन से लड़ने लग जाता था। और यहाँ तक कि विंग कितना ज़्यादा वांग जी के लिए पॉजेसिव हो रहा है ये बात भी वो देख पा रही है, बट वो इस बात से डर रही है कि ये पॉजेसिवनेस प्यार में मत बदल जाए। प्यार में बदलने से पहले ही उन दोनों को दूर करना होगा। कुछ भी करके विंग के दिमाग में वांग जी के लिए नफरत तो भरनी होगी। यही सोचकर बॉस सरन अपने रूम की तरफ चली जाती है और फिर
वो अपने भाई जो बॉस सैन का एडवाइजर ही है वो उसे बुलाती है और फिर वो डिस्कस करने लग गई थी कि आखिर वो वांग जी को यहाँ से कैसे निकालेंगी। फिर उन्होंने कुछ प्लानिंग किया। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। विंग वांग जी दोनों ही पैकिंग करके सीधा वहां के लिए निकल गए थे जहां वांग जी का घर है। विंग वांग जी बग्गी में बैठे हुए थे। वैसे वांग जी बग्गी में बैठना नहीं चाहता था बट विंग ने ही उसे फोर्स किया था कि वो बग्गी में ही बैठेगा क्योंकि विंग नहीं चाहता कि वांग जी घोड़े में बैठे और जब वो घोड़े से चलते चलते आगे जाए तो आगे जितने भी ओमेगा हो उसकी नज़र वांग जी पे पड़े। विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी ओमेगा की नज़र वांग जी पे पड़े, इसीलिए तो उसने बग्गी में वांग जी को अपने साथ ही बैठा लिया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वो बग्गी वहां पर पहुंच चुकी थी जहां पर वांग जी की पूरी फैमिली रहती है। विंग हल्का सा पर्दा हटाकर देखता है। वो देखता है कि वहां के सारे लोग उस जगह पे झुंड बना के खड़े हो गए हैं। ये देखकर विंग की आईब्रो थोड़ी सी सिकुड़ गई थी। इन लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? जब भी कोई शाही बग्गे देखते हैं उसके सामने झुंड बना लेते हैं। सच में ये गरीब ऐसे ही होते हैं। ये सोचते हुए विंग मुंह बनाता है। वहीं वांग जी विंग का रिएक्शन देख रहा था। वांग जी विंग को कहता है कि हम नीचे उतरे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी नीचे उतरता है और वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग वांग जी को देखता है और उस बग्गी से उतरते हुए कहता है कि मैं वीक नहीं हूँ, मुझे बग्गी से उतरने के लिए किसी अल्फा के हाथ की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। वो कुछ बोलता तो नहीं बट उसके दिल में मिक्स फीलिंग थी, जैसे खुशी भी थी और हल्का सा दुख भी था, डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि विंग उसके ऊपर अभी तक यकीन नहीं करता पूरी तरीके से। और दुख इसलिए था क्योंकि विंग ने उसके ऊपर भरोसा ना किया। सामने उसने वांग जी का हाथ नहीं पकड़ा। वैसे तो महल में वो वांग जी का हाथ पकड़ता रहता है बट यहाँ सबके सामने वांग जी का हाथ ना पकड़ के विंग ने ये जता दिया था कि वांग जी अभी भी उसका सर्वेंट ही है। वहीं वांग जी को इस बात की खुशी भी थी क्योंकि विंग ने खुद कहा ना कि वो कमज़ोर नहीं है, वो ओमेगा है, फिर भी उसे अल्फाओं की ज़रूरत नहीं है। ये बात वांग जी के दिल को छू गई थी क्योंकि हाँ, ओमेगाओं को लड़कियों को होना चाहिए। एक बग्गी से उतरने के लिए, एक गाड़ी से उतरने के लिए किसी लड़के की ज़रूरत या फिर किसी ओमेगा अल्फा की ज़रूरत हो तो ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे में तो सबको लगेगा कि वो लड़का कमज़ोर है, वो ओमेगा कमज़ोर है, वो लड़की कमज़ोर है। तो आप अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसीलिए तो मैं अपने हर कहानी में बोला करती हूँ कि हमारा विंग एक राजकुमार है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि विंग एक राजकुमारी है और राजकुमारी को हमारे इंडिया में एक क्वीन की तरह देखा जाता था और यहाँ की क्वीन को भी लड़ना आता था। वो किसी के बल पे नहीं रहती थी, वो खुद ही के बल पे रहती थी। तो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से हमारा विंग एक राजकुमारी है बट एक पावरफुल राजकुमारी जिसे किसी की जरूरत नहीं है। और यही चीज वांग जी जब सोच रहा था तो उसे विंग के ऊपर प्राउड भी हो रहा था। अब दोनों नीचे उतर चुके थे। नीचे उतरकर जैसे ही वो वांग जी के घर की तरफ जा ही रहे थे अचानक से वहां पर नी क्लैन के सारे गार्ड्स आ गए और साथ ही वहां पर नी मिंजू और नी हुसैन भी आ गए थे। नी हुसैन तो विंग को हग ही कर लेता है। विंग नी हुसैन को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। तभी नी हुसैन कहता है विंग तुम यहाँ हो बट तुमने मुझे संदेश नहीं पहुंचाया। यहाँ के कुछ काम आ गए थे तो मैं तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा था। ये सुनकर विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। और वैसे यहाँ पर मैं सिर्फ ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी के फादर की तबीयत खराब है तो हम बस उसे ही देखने आए हैं, उसे देखने के बाद हम चले जाएंगे। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी विंग को देखता है। फिर वहां पर वांग जी की मदर आती है। वो वांग जी को गले से लगा लेती है। वांग जी भी अपनी मदर को गले लगाता है और पूछता है मदर आप ठीक हो, फादर कैसे है, गगा कैसे हैं, आप सब ठीक तो हो ना? ये सुनकर उसकी माँ हल्का सा रोते हुए कहती है हम सभी का दिल कैसे लगेगा तुम्हारे बिना, तुम तो
2 महीने के बाद हमारे पास आ रहे हो। अगर तुम्हारे फादर की तबीयत खराब नहीं होती तो तुम कभी हमसे मिलने आते ही नहीं ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मदर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बोलकर वो हल्का सा विंग की तरफ देखता है। विंग भी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। मदर ने विंग को देखा तो वो गुस्से में आ गई थी, बट वांग जी ने उन्हें संभाल लिया था। वो कहता है, मदर वो हमारे मदद करने आए हैं। ये बोलकर वो उसे अपने आंखों से इशारा करता है शांत होने के लिए। ये वांग जी खुद नहीं चाहता था कि उसकी मदर विंग को कुछ बोल दे, क्योंकि इतने दिनों में वांग जी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि विंग दिखाता कुछ और है बट है वो कुछ और। मतलब कि विंग एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बट लोगों के सामने वो खड़ूस और रूड कोल्ड हार्टेड बनने का कोशिश करता है। और ये चीज़ वांग जी इतने दिनों में तो समझ ही चुका है। विंग दूसरों के सामने वांग जी को परेशान करता है, बट घर के अंदर रूम के अंदर वो वांग जी का बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। वांग जी को कहती कि आखिर तुम इसे लेकर ही क्यों आए हो। इसने तो पहले ही हमें कितना ज़्यादा परेशान किया है। हमारा सबके सामने नाक कटवा दिया है इसने, और तुम इसे यहाँ लेके आए हो। आखिर ये अब क्या चाहता है। अभी तक नहीं भरा, हमें परेशान करके मेरे बेटे के साथ ये सब करके अभी भी इसका दिल नहीं भरा, जो हमारे पास आकर फिर से ये हमारी फैमिली को दुख देना चाहता है। अभी इसको बोल दो वांग जी, तुम्हारे फादर की तबीयत खराब है, वो कुछ और सहन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वांग जी अपनी मदर को शांत करवाने की कोशिश करता है। वहीं विंग को कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो वांग जी की फैमिली के सामने अपना अच्छा इमेज रखने की कोशिश करने वाला था। क्योंकि हाँ, उसको वांग जी पसंद है ना। पता भी है, अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो ना, तो आपका दिल चाहता है कि उस पर्सन की फैमिली भी आपको पसंद करे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक ना आए अपनी लाइफ में। बट यहाँ तो विंग ने पहले ही कांड कर रखा है। पहले ही वांग जी की फैमिली विंग से नाराज हो रखी है, तो विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा। वहीं विंग की आदत भी नहीं है कि वो जल्दी किसी को सॉरी बोले, और खासकर गरीबों से तो बिल्कुल भी नाता रखना नहीं चाहता। बट वांग जी के कारण वो यहाँ आया है, और साथ ही वो इन लोगों के पास खड़ा है। ये बात बहुत बड़ी है। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है, तभी उसकी मदर कहती है, वांग जी, राजकुमारनी, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर चलिए। ये सुनकर सबके सब अपना सर हिलाते हैं, बट वांग जी की मदर ने विंग को कुछ नहीं कहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो अंदर जाने लग गया था। वांग जी की मदर को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, बट वो कुछ करती भी नहीं और वो चुपचाप अंदर चले गई थी। वहीं वांग जी के गगा वांग जी को भी बहुत ज़्यादा ही टाइटली हक करते हैं, और वांग जी को वो कानों में कुछ बोलते हैं। वांग जी अपनी आंखों से इशारा करता है। उसके बाद वो सभी के सभी अंदर जाते हैं। विंग पहली बार छोटे से घर में आया है। ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। विंग का बाथरूम भी इससे बड़ा है। विंग यही सोचकर इधर उधर देख रहा है। उसके फेस में डिसकंफर्टेबल दिख रहा है, और ये वांग जी नोटिस कर पा रहा है। वांग जी विंग से कहता है, राजकुमार विंग, अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो आप, ये बोलकर वो नी मिंजू की तरफ देखता है। नी मिंजू भी उसकी बात समझ गया था। नी मिंजू कहता है, राजकुमार आप हमारे साथ चलिए। ये सुनकर विंग उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं वांग जी को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी शाय करता है, बट वांग जी की मदर कहती है, मैं वांग जी को 4 दिनों के बिना तो जाने ही नहीं दूंगी। मेरा बेटा इतने दिनों के बाद आया है, मैं अपने बेटे को इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर विंग उन्हें देखता है। उसकी मदर कहती है, और ये बात मेरा फाइनल है, आप भले ही राजकुमार हो, बट ये मेरा बेटा है, और मेरे बेटे को भी मुझसे बहुत सारी बातें करनी होगी। ये बोलकर वो वांग जी को देखती है। वांग जी अपनी मदर को देखता है, और फिर वो उसे अपने आंखों से शांत रहने को इशारा करता है। वहीं विंग वांग जी और उसकी माँ को देखता है। वांग जी भी अपनी माँ की तरफ देख रहा है। ये देखकर विंग शाय करता है और कहता है कि वांग जी को जब तक यहाँ रहना है तब तक वो रह सकता है। विंग भी उसके साथ ही रहेगा। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था। साथ रहेगा मतलब
क्या वो इस छोटे से कुटिया में रहेगा, इस घर में रहेगा? यहाँ तो विंग को कुछ भी नहीं मिलेगा, एक बेड भी नहीं मिलेगा कंफर्टेबल, क्योंकि वांग जी के घर में सिर्फ उसके फादर मदर के लिए बेड है, उसके गगा। और वांग जी तो सोचते थे ये बात वांग जी विंग को कैसे बताएगा। क्या विंग यहाँ रह पाएगा? नहीं, वो कहाँ रह पाएगा। वांग जी यही सोच रहा था। राजकुमार, आप यहाँ कैसे रह सकते हो? अच्छा नहीं है, आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। आप हमारे साथ महल चलिए, हम आपके लिए अच्छा रूम प्रिपेयर करवाएंगे। और नीहू सैन भी तो है। सुनकर विंग नीहू सेन को मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, गगा, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और नीहू सेन की रही बात, तो नीहू सेन तो मेरे साथ यहाँ भी रह सकता है, क्यों नीहू सेन? ये सुनकर नीहू सेन विंग को देखता है और फिर अपने गगा को, और वो इस घर को देखता है। इस घर को देखते ही नीहू सेन का भी हल्का फुल्का मुंह बन गया था, क्योंकि वो भी एक राजकुमार है, बड़ी फैमिली का रहने वाला है। और अचानक ही कोई छोटे से कुटिया को देखेगा तो कहाँ उसका मन लगेगा, और वो भी रहने की बातें हो रही है। तो न्यू सैन भी मुंह बना रहा था और कह रहा था, विंग घर चलते हैं ना, यहाँ क्या है? बट विंग कहता है, न्यू सैन एक बार हम देखते तो है, एक्सपीरियंस करते हैं कि आखिर छोटे से रूम में कैसे इतने सारे लोग रह सकते हैं। ये सुनकर वांग जी की मदर को गुस्सा आ रहा था, ये लोग यहाँ आकर उनके ही घर के इंसल्ट कर रहे हैं। वहीं वांग जी को भी बुरा फील हो रहा था, बट वो बात टालने के लिए कहता है, मदर, फादर कहाँ है? ये सुनकर उसकी मदर वांग जी को देखती है और फिर वो बताती है कि वो अपने रूम में है। ये सुनकर वांग जी वहां से सीधा अपने फादर को मिलने के लिए जाने लग गया था। विंग कहता है, हे, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये सुनकर वांग और कहता है, राजकुमार, मैं अपने फादर को। बट विंग कहता है, तुम जहाँ भी जाओगे मुझे लेके जाओगे, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये सुनकर वांग जी शाय करता है और कहता है, ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। विंग वांग जी को देखता है और मुस्कुराते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये हुई ना बात। ये बोलकर वो वांग जी के साथ उस रूम के तरफ चला गया था जहाँ पर उसके फादर है। वांग जी पहले नॉक करता है और फिर वो गेट खोलता है। वांग जी और विंग अंदर जाते हैं और साथ ही बाकी पीछे पीछे भी आ गए थे। वांग जी अपने फादर को देखता है जो एक बेड पे लेटे हुए हैं। उनकी हालत थोड़ी सी खराब लग रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब लग रही है। बट हाँ, वो वांग जी को देख सकते थे। वो वांग जी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। वांग जी अपने फादर के पास जाता है और वो अपने हाथों से अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथों में हल्का सा किस करता है और कहता है, फादर, आप ठीक हो ना? ये सुनकर उसके फादर वांग जी को देखते हैं और वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अपने बेटे को देख लिया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी अपने फादर के होठों में अपना हाथ रख देता है और कहता है, फादर, ऐसी बातें मत करो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? क्या? तो हम कैसे रहेंगे? ये बोलकर वांग जी अपने फादर को गले लगा लेता है। उसके फादर मुस्कुराते हैं। वो अपने हाथों से वांग जी के सर को सहलाना चाहते थे, बट उनके हाथ भी अच्छे से उठ नहीं रहे थे। वहीं ये सब देखकर नी मिंजू अपना काबू नहीं रख पाते और वो हमारे सीचन से पूछ भी लेते हैं, सीचन, तुम्हारे फादर को हुआ क्या है? ये सुनकर सीचन उन्हें देखता है और फिर अपना सर नीचे करते हुए कहता है, असल में, ये बोलकर वो अपनी मदर और फिर वांग जी को देखता है और ऐसे शाय करते हुए कहते हैं, असल में हमारे फादर का गोल्डन कोड छीन लिया गया है, जिसके वजह से फादर पूरी तरीके से वीक हो गए हैं। वो विंग को देखता है। विंग सिचन की तरफ देखता है। सिचन विंग को देखते हैं और फिर वो अपनी आंखों को नीचे करते और कहते हैं, तो राजकुमार ने मदर और फादर के ऊपर। ये बोलकर वो फिर से विंग को देखता है। विंग समझ गया था कि कौन से दिन की बात सिचन कर रहे हैं। वही वाला दिन जब विंग वांगजी को पनिश करने के लिए वांगजी के मदर फादर को दंड दिलवा रहा था, यानी कि मार पड़वा रहा था। वही दिन था। विंग को अब बुरा फील हो रहा था। सच में उसे नहीं पता था ये सब चीजें, बट किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि सिचन ने क्या कहा पहले।
सीचन ने कहा कि उसके फादर का गोल्डन कोर छीन लिया गया था। किसने छीना? और गरीब लोगों के पास गोल्डन कोर कैसे आ गया? क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास तो कोई गोल्डन कोर होता ही नहीं। इन लोगों ने क्यों ये बात नहीं सोचा? वहीं वांग जी और सीचन के पास भी गोल्डन कोर है, बट वो लोग दिखाते नहीं हैं। वो लोग बस अपनी बाहर की एनर्जी को दिखाते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंसान के पास भी ताकत तो होता ही है। गोल्डन कोर सिर्फ जादू का काम करता है। और हाँ, एक सीक्रेट मैं अभी बता दूं, हमारे सिचन का कोई बीटा नहीं है, वो एक ओमेगा है। बट वो घर के बड़े हैं और साथ ही उसके फादर की तबीयत खराब रहती थी और वांगजी भी छोटा था और मैडम लैन भी काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए सिचेनगा ने अपने आप को बीटा बना लिया था और बीटा बनाने के बाद वो काम करने चालू कर दिए थे। बट भले ही वो अपने आप को बीटा बना चुके थे, उनके बॉडी से कोई भी फेरोमोन नहीं निकलता था, बट फिर भी उनकी बॉडी तो एक ओमेगा जैसी थी ना, फ्रीजाइल सी। तो सारे लड़के, सारे अल्फा हमारे सीजन की तरफ अट्रैक्टेड होते थे और ये बात हमारे वांगजी को पसंद नहीं आती थी। तो वांगजी ने अपने गगा को खुद बोला था कि उसे कल्टीवेशन अच्छे से करना चाहिए ताकि कोई भी अल्फा उसकी तरफ बुरी नज़र उठा के ना देख सके। और हमारे सिचन को भी ये अच्छा लगा था क्योंकि उनकी फैमिली पहले से ही एक कल्टीवेटर थी। बट कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी और वो लोग इस गरीब से जगह पे आ गए थे, इस छोटे से जगह पे आ गए थे। पहले जब वांगजी के मदर फादर अच्छे से रहते थे, जब उनके पास अच्छा गोल्डन कोर था, तो वो हमारे सिचन और वांगजी दोनों को ही कल्टीवेशन सिखाते थे। बट जब उनके फादर का गोल्डन कोर चला गया तो साथ ही उसकी मदर का भी गोल्डन कोर चला गया था क्योंकि वो दोनों मेट थे। और अचानक ही दोनों के गोल्डन कोर के जाने से वो दोनों अब तलवार नहीं उठा पाते थे और ना ही उनकी बॉडी में उतनी पावर रह पाती थी। और सीचैन को भी उनका तलवार छोड़ना पड़ गया था और साथ ही अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज करनी पड़ गई थी क्योंकि अगर वो ओमेगा रहते और ऐसी गरीब फैमिली में रहते तो सभी लोग उनका फ़ायदा उठाने लगते। तो हमारे सीचन ऐसा नहीं चाहते थे और वैसे भी घर पालने के लिए उन्हें ही कुछ करना था क्योंकि उस टाइम वांगजी छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 11 साल का। तो सीचन अगर वांगजी को काम करवाते तो ये अच्छा नहीं रहता उनके लिए। इसीलिए उन्होंने खुद अपने आप की आइडेंटिटी चेंज की, यानी कि अपने आप को ओमेगा से बीटा बना लिया और फिर वो काम करने लग गए थे। बट काम में भी सारे लोग उसे परेशान करते थे और ये बात वांगजी को पसंद नहीं आती थी। वांगजी छुप छुप के गोल्डन कोर की प्रैक्टिस किया करता था। बट जब उसने एक बार देख लिया था कि कैसे बाकी सारे अल्फा हमारे सिचन को परेशान करते बीटा होने के बाद भी, तो वांगजी ने अपने गगा को खुद बोला था कि वो गगा को कल्टीवेशन सिखाएंगे क्योंकि वांगजी का दिमाग बचपन से ही बहुत ज़्यादा शार्प था और वो जब एक बार कुछ सीखता था तो वो बात हमेशा ही उसके दिमाग में बस जाती थी और उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते करते वांगजी 12 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा कल्टीवेटर बन गया था। और वांगजी ने अपने गगा को भी गोल्डन कोर की प्रैक्टिस करवाया। वैसे तो पहले ही गोल्डन कोर हमारे सिचन का वीक हो गया था क्योंकि बहुत साल हो गए थे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। बट जब वांगजी ने उन्हें करवाना स्टार्ट किया तो 2 सालों में ही हमारे सिचन का भी बहुत अच्छे योद्धा बन गए थे। और योद्धा बन गए थे तो उनकी कौशल भी तो बढ़ गई थी, युद्ध कौशल। फिर उन्होंने हमारे नी मिंजू के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था और नी मिंजू को भी हमारे सीचैन का युद्ध कौशल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए उन्होंने भी हमारे सीचैन को अपने घर ही मतलब कि काम में रख लिया था। और सीचैन को जब नी मिंजू ने काम में रखा तो हमारे सीचैन की भी आमदनी बढ़ गई थी। इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। ये कुटिया छोटी सी है राजमहल के हिसाब से, उनके हिसाब से, बट ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की, जैसे कि वांगजी का एक अलग रूम, सिचैन का एक अलग रूम, उसके मदर फादर का एक अलग रूम और अपने किचन के लिए अलग रूम और हल्का सा जगह ऐसी गार्डनिंग के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। इतना तो सिचैन ने अपने पैसे से कर ही लिया था और धीरे धीरे करके वो वहाँ पर ज़रूरत की सामानें भी ऐड करने लग गए, जैसे कि बर्तन, खाने की चीज़ें
और साथ ही सोने के लिए बिस्तर भी। बट अभी तक उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ था, क्योंकि खाने की सामानों में, घर की ज़रूरतों में सारा आधा से ज़्यादा पैसा ख़त्म हो जाता था और सीजन के पास कोई सेविंग बचती नहीं थी, क्योंकि घर में सिर्फ वही एकलौते थे जो कमा रहे थे। अभी वांगजी अपने गगा की हालत देख पा रहे थे, इसीलिए वांगजी ने भी कहा था कि वो भी काम करना चाहेगा। बट वांगजी के लिए कुछ अलग ही काम था जो वांगजी को करना था, इसीलिए सीजन ने मना कर दिया था, ये कहकर कि वांगजी जिस काम के लिए अपने आप को स्ट्रांग बना रहे वो काम करे, सीचैन ये सब काम देख लेंगे। अब हमारा वांगजी 20 सालों का हो चुका था। एक दिन ऐसे ही सीचैन को चोट लग गई थी। सीचैन के चोट लगने के कारण उसे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट पे रहना था। बट सीचैन ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो बेड रेस्ट पे चले जाते तो उनके घर की आमदनी कैसे आती और उनका घर का खर्चा कैसे चलता, इसीलिए वो जाने को आतुर हो रहे थे। बट वांगजी ने अपने गगा को स्ट्रिक्ट होकर कहा था कि गगा आप आराम करो, काम है ना वो कर लेंगे, वो नी मिंजू से बातें कर लेंगे। ये बोलकर वो सीधा नी मिंजू के पास चला गया था और उसके बाद नी मिंजू ने वांगजी को अपने पास काम पे रख लिया था। बट जब वांगजी वहां पर काम कर रहा था तो उसने एक चीज नोटिस किया था कि नी हुसैन वी वुशियान का, यानी कि हमारे विंग का बहुत अच्छा दोस्त है और उनकी दोस्ती भी बहुत ज्यादा गहरी है। और साथ ही के बहुत अच्छे मंत्री गण में आते हैं। तो हमारे वांगजी ने इसी चीज का फायदा उठाया और उसने अपने गगा को इस बारे में बताया। उसके गगा पहले तो मना कर रहे थे कि ये सब कैसे हो पाएगा, नीमिजू उसकी बात को नहीं मानेगा, वो कैसे वांगजी को वहां पर एंट्री करवाएगा, क्योंकि उनको भी पता था कि राजमहल में गरीबों को काम नहीं दिया जाता है। बट वांगजी ने फिर भी सिचैन से कहा कि एक बार ट्राई करके देखो, अगर वो नहीं माने तो आप अपने चोट का बहाना दे देना कि आपके कारण उन्हें चोट, मतलब उनके कारण आपको चोट लगी थी, तो वो करवाएंगे। ये सुनकर सिचैन ने थक हार कर नीमिंजू से बात की थी, बात नहीं की थी, बस ऐसी बात को फैलाया था, क्योंकि वांगजी ने खुद कहा था कि डायरेक्टली मत बोलना। अगर उन्हें थोड़ा सा आपके ऊपर दया होगा और उन्हें गिल्ट होगा कि आपको उसके कारण चोट लगी है, तो वो ऐसा करेंगे। और वैसा ही हुआ। नी मिंजू ने वांगजी को काम के लिए बोला था और वांगजी भी तो ऐसा ही चाहता था, इसीलिए उसने भी अपना सर हिला दिया था और उसके बाद वांगजी वहां पर काम करने लग गया। और क्या हुआ आप सबको पता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जब विंग को ये पता चला कि वांगजी के फादर की तबीयत उस दिन से खराब है जिस दिन से विंग के गार्ड्स ने उन्हें मारा था, इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि वो तो वांगजी की फैमिली के सामने अपना अच्छा इमेज बनाना चाहता था। बट देखो तो उसके पहले के ही कारनामों ने इन लोगों के दिल में उनका नाम खराब कर रखा है। अब क्या करेगा विंग जिससे वो इन सबके दिल में अपने लिए अच्छी इमेज बना सके। विंग को कुछ समझ नहीं आया था, बट तभी उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वो उसके फादर का तबीयत ठीक कर दे। बात तो वांगजी उसका और भी ज्यादा कर्जदार रहेगा और फिर वांगजी उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। यही सोचकर विंग एक स्माइल करता है